आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं। और संविधान की प्रस्तावना से सबसे पहले जो हमारे पास जो टॉपिक जो है संविधान का प्रस्तावना है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें है। तो आप लोग इसको देखिए और बताइए क्या होगा इसका, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ध्यान में रखना, धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है, कभी कभी इसमें फंसा सकता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज एक्स एदत द्वारा, मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, ध्यान में रखना है, द्वारा एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं, ठीक है। एक्स का अर्थ क्या है, ठीक है, मतलब किस तारीख से हम लोग इसको क्या आत्मार्पित करते हैं और या फिर अधिनियमित कब से करते हैं, ठीक है। तारीख क्या है, 26 जनवरी 1950 है, 26 नवंबर 1949 है, 26 जनवरी 1949 है। क्या होगा इसका आंसर बताइए, तारीख कौन सा होगा? 26 नवंबर 1949। तो ध्यान में रखना है इसका आंसर जो होगा, ध्यान में 26 नवंबर 1949, ठीक है, ध्यान में रखना है कौन सा है, 26 नवंबर 1949 है, ठीक है, बिल्कुल। हम भारत के लोग, ठीक है, ध्यान रखें, आत्मपित करते हैं, 26 नवंबर 1949 होगा। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, भारत के लोगों ने ही संविधान को बनाया है, स्वीकार भी किया है तथा स्वयं को अर्पित किया है। तो आत्मार्पित करने का मतलब क्या होता है, मतलब हमने संविधान को बनाया भी है, हमने संविधान को स्वीकार भी किया है, हमने संविधान को खुद पे मतलब लागू भी किया है, ठीक है। इस प्रकार भारत में संप्रभुता का केंद्र मतलब कौन है, हमारे यहाँ संप्रभु कौन है, ठीक है। संप्रभुता जो है हमारा देश है या फिर हम भारत के लोग हैं, ठीक है, न तो हमारे यहाँ संसद संप्रभुता है, न तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको यार, सुप्रीम कोर्ट, वो भी संप्रभुता नहीं है। संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या है, तो स्वतंत्र है। समाजवादी की बात करेंगे, समानता के लगभग प्रत्येक आयाम को परिलक्षित करने वाली विचारधारा को क्या बोलते हैं, समाजवादी बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव, मतलब धर्म से मतलब किसका अलगाव, तो धर्म से राजनीति के अलगाव को क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष कहते हैं, ठीक है। मतलब राज्य धर्म से तटस्थ रहेगा, मतलब राज्य किसी भी धर्म को मतलब बहुत अधिक किसी भी धर्म को महत्व नहीं देगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत एक राज्य है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत एक नास्तिक स्टेट नहीं है, मतलब भारत धर्म को मानता है लेकिन किसी विशेष धर्म को नहीं मानता है, ठीक है। इसलिए भारत को कभी भी नास्तिक राज्य के तौर पे हम लोग नहीं देखेंगे। नास्तिक राज्य कैसा राज्य होता है, चीन, चीन का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है, और नहीं ये सेकुलर भी है। तो ध्यान में रखना है, तो चीन एक नास्तिक राज्य है लेकिन भारत एक नास्तिक राज्य नहीं है, ठीक है। उसके लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, इस व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत के जनता में निहित होगी, इसको लोकतंत्रात्मक कहते हैं, ठीक है। गणराज्य का मतलब क्या है, हमारे राज्य का जो हेड ऑफ स्टेट जो होंगे, जो भी है हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, चाहे मतलब वो परोक्ष रूप से हो या फिर अपरोक्ष रूप से हो, ठीक है। हमारे यहाँ अपरोक्ष रूप से चुने जाते हैं, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से हमारे हेड ऑफ स्टेट चुने जाते हैं, ठीक है। न्याय की बात करेंगे तो हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ठीक है, ध्यान में रखना है। कभी कभी इसमें ध्यान में रखेगा धार्मिक न्याय नहीं है, ठीक है। कौन सा न्याय है, सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार का जस्टिस है, तो 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस है, ठीक है, ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता की बात करेंगे, फ्रीडम की बात करेंगे, हमारे यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो न्याय जो है, जस्टिस की बात करेंगे 3 टाइप्स की बात करेंगे, और फ्रीडम की बात करेंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। समता की बात, इक्वलिटी की बात करेंगे, 2 प्रकार की इक्वलिटी है, कौन कौन सा है, एक है प्रतिष्ठा है, डिग्निटी जिसको कह लीजिए, एक है अवसर है, ठीक है। 2 प्रकार की आपको समता आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग आता है बंधित्व, बंधुत्व का मतलब फर्टिनिटी, ठीक है, ध्यान में, फर्टिनिटी मतलब भाईचारा, ठीक है। यहाँ पे एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य और साथ में आप ध्यान में रखना है एकल नागरिकता, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। और ये आपको मौलिक कर्तव्य आपको किसमें है, तो 51 सब क्लोज ए में। व्यक्ति की गरिमा की बात करेंगे, व्यक्ति की गरिमा संविधान के अनुच्छेद 21 का प्रावधान है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ अ मैन, ठीक है, सब व्यक्ति का गरिमा है, किसी भी व्यक्ति का अपमानित करते हैं तो इसी के आधार पर मानहानि का भी दावा कर सकता है व्यक्ति, ठीक है। हमारे संविधान के अंगीकरण की तारीख की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1949 है, ठीक है। हिंदी की बात करेंगे, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी
संभवत 2000 विक्रमी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, तो न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। स्वतंत्रता कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। समता कितने प्रकार के है? तो 2 प्रकार के, ठीक है। भातृत्व कितने प्रकार का है? तो 1 प्रकार के, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको वर्णन आपको देखने को मिलता है, जस्ट अभी हमने ऊपर चर्चा किया। बताना लौकिक सार्वभौमिकता, ठीक है। इंडिया हैज पीपुल सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड, ठीक है, मतलब किस शब्द से शुरू होता है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग से शुरू होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है? ठीक है, बताइए क्या है। चलिए, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका। समाजवादी प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक तो ध्यान में रखना है, तो संप्रभु है, समाजवादी है, ध्यान में रखना है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक सॉवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है, ध्यान में रखना है। देखिए कितने कितने बारी में पूछा, हिमाचल पीसीएस, यूपी पीसीएस में, ठीक है, आईएएस में भी पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो मैंने बोला था इसको ध्यान में रखना है, कौन सा नहीं है? धार्मिक न्याय, देखे 3 बार आपको फंसा देगा, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, धार्मिक न्याय नहीं है, ठीक है। धार्मिक क्या है? धार्मिक क्या है? स्वतंत्रता है, ठीक है, क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, धार्मिक न्याय नहीं है, ठीक है। हाँ, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई? कितने प्रकार की न्याय है? ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन इंश्राइन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात की गई है? कौन सा न्याय प्रदान करते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, कौन सा है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल न्याय शब्द का अभिव्यक्त करता है, ठीक है, तो यही है, बताइए क्या होगा? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है। बताना निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, मतलब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट, ठीक है, इम्बॉइल्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो विचार की स्वतंत्रता है, ठीक है, ध्यान में रखना। आर्थिक स्वतंत्रता है क्या? इकोनॉमिक लिबर्टी है क्या? नहीं है, ठीक है। आर्थिक क्या है? आर्थिक किसकी बात की गई है? आर्थिक किसकी बात की गई है? न्याय तो की न्याय बात की, की, जस्टिस की बात की गई है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता। तो ध्यान में रखना है सामाजिक, सोशल इक्वलिटी की बात नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी व्यक्ति की गरिमा भी है, प्रतिष्ठा की समानता भी है, राष्ट्र की अखंडता भी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं? उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, डिग्निटी ऑफ ए पर्सन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। बताना निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक है लेकिन गवर्नमेंट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। तो संप्रभुता तो है, लोकतांत्रिक भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, फेडरल नहीं है, ठीक है। हम लोग फेडरल नहीं है, हम लोग क्या यूनियन है, लेकिन यहाँ पे यूनियन भी नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। हम भारत के लोग हैं, इसी से पता चलता है वी आर यूनियन, ठीक है, हम भारत के लोग, ठीक है, हम देश के लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं से इंडिविजुअली की बात तो नहीं हो रही है, हम भारत के लोग, संपूर्ण भारत की बात करूँ, वैसे इंडिया की बात करेंगे ना। देखिए फेडरल का मीनिंग क्या होता है ना, हिंदी में संघ होता है, संघीय, ठीक है। यूनियन की मीनिंग की बात करें वो भी संघीय होता है, लेकिन फेडरल यूएसए के सेंस में यूज करते हैं, भारत के सेंस में, ठीक है, यूनियन यूज किया जाए। इंडिया शैल बी, क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसे कुछ कहते हैं ना, तो हम लोग क्या है, यूनियन है, ठीक है, फेडरल हम लोग नहीं है, ठीक है। मतलब भारत जो है ना, किसी राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिका देश है, वह राज्य के समझौते का परिणाम है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं से कुछ राज्य मिले और प्लान किया से देश बनाएंगे, ऐसा नहीं। जबकि अमेरिका में 13 उपनिवेश मिलकर देश बना, इसलिए अमेरिका फेडरल है, हम लोग यूनियन है, ठीक है। हमारे यहाँ पावर जो है, पावर सेंटर टू स्टेट है, ठीक है, स्टेट टू सेंटर नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या है, पावर जो है कैसे रिलाई करती है, तो स्टेट टू सेंटर जाती है, ठीक है।
भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर ऑल इट्स सिटीजन, तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर की समानता, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो क्या चीज करना है, तो सारे ही लक्ष्य है, ठीक है, क्या करना है, सारे ही लक्ष्य क्या है, विद्यमान है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सारे ही लक्ष्य आपके संविधान के प्रस्तावना में भी आपको दिखेगा। भारत में समस्त नागरिक का सत्ता का स्रोत क्या है, ठीक है, सत्ता का स्रोत क्या, पार्लियामेंट है, लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पब्लिक है, क्या है, जनता। क्या है, हम भारत के लोग से शुरू होता है ना, इसलिए क्या होता है, जनता। क्या होता है, भारत के संविधान का प्रस्तावना किससे शुरू होता है, हम भारत के लोग, मतलब हमने संविधान को बनाया, हमने संविधान को क्या किया, स्वीकारा, हमने संविधान को किसके ऊपर लागू किया, किसके ऊपर संविधान को लागू किया गया है, तो ध्यान में रखना है, खुद के ऊपर, ठीक है, बनाया भी हमने, ठीक है, मतलब खाना भी हमने खुद बनाया, खुद के लिए परोसा भी, या खुद ही उसको क्या किए, खाए भी, जस्ट लाइक मजाक कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान में रखना है, हमने संविधान को बनाया, खुद के ऊपर लागू किया और खुद उसे स्वीकार। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है, तो भाई भारत में संप्रभु कोई एक ही व्यक्ति है, वह है भारत के लोग। न तो भारत के प्रधानमंत्री, न तो राष्ट्रपति, न तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, न ही संसद, न ही मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। भारत का संविधान संप्रभु है, भारत के लोक संप्रभु है, ठीक है, नहीं भारत के संविधान, भारत का देश संप्रभु है, ठीक है, हमारा देश संप्रभु है और हम भारत के लोक संप्रभु है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने वाला भाव निहित है। द नोशन ऑफ, ठीक है, द नोशन का मतलब विचार होता है, द नोशन ऑफ होल्डिंग द प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज कंटेंट इन, तो कहाँ है, तो भारत के कहां पे मिलेगा, तो आपको कहां पे मिलेगा, तो प्रेम्बल में मिलेगा, प्रस्तावना में मिलेगा, ठीक है। बताना है निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित है। Among the following ideals and philosophy identify those enshrined in the preamble of Constitution of India, तो क्या क्या है, तो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। तो भाई कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड के बारे में कोई जानकारी है क्या, है क्या, नहीं है, तो कौन सही हो गया, 1 और 2 की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। निम्न शब्दों पे विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष। सर 16 नंबर एक बार और थोड़ा देखिए तो। बताइए सर इसमें फंडामेंटल जो ड्यूटी है ना, इस सब लिखा हुआ है सर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्यूटी में लिखा हुआ है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। देखिए ड्यूटीज तो पहले बात तो संविधान के, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का शक्ति का स्रोत नहीं हो सकता है, ड्यूटीज आपके ऊपर पाबंदी लगाता है। भारत के जो संविधान निर्माता, जो करने वाले, जो मूल संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने ड्यूटीज तो डाला नहीं था। ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड गवर्नमेंट को लगा से भाई साहब आप अधिकार की बात करते हो तो आपका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। दुनिया के सारे संविधान को खोल के देख ले, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में ड्यूटीज मिला नहीं, तो ये रसिया पहुंच गया, वहां से रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के डाल दिए, ठीक है। तो सबसे ड्यूटी जो है, ठीक है, तो वहां पे है भाई इंटेग्रिटी वगैरह को हम लोग रिस्पेक्ट करना है, वो है उसमें, ठीक है, लेकिन मूल रूप से आप देखोगे तो भारत के प्रस्तावना में ही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ड्यूटीज आपके शक्ति का स्रोत नहीं है, ड्यूटीज आपके ऊपर पाबंदी लगाता है। सर ठीक है सर, एक क्वेश्चन यूपीसी में आया हुआ, उसका आंसर की में तो सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज ही दिया हुआ है सर, 19 में से। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ है, हो सकता है, लेकिन मेनली तो प्रियम्बल में है। एकता और अखंडता की बात तो प्रियम्बल में ही करते हैं, ठीक है। और ड्यूटी जो ऐसे भी नागरिक के अधिकार को क्या करता, कम करता है कि अधिक करता है, सो बताइए, नागरिक के अधिकार को बढ़ाता है या फिर कम करता है, कम ही करता है, तो कम करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना बिल्कुल, ठीक है। चेक एंड बैलेंस बना के रखता है नागरिक के अधिकार को, ठीक है। तो संविधान का मूल फीचर्स में भी ड्यूटीज नहीं आता है, ठीक है। दुनिया के किसी भी देश में आप देखोगे ड्यूटीज वगैरह नहीं है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है, रशियन एज ए डेमोक्रेटिक नेशन उसका नहीं है, ठीक है। ड्यूटीज किसी भी देश के संविधान में आपको जो डेमोक्रेटिक है वहां पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, भारत को छोड़ के। बाद में इसको डाला गया और इसको भी आप ध्यान रखना, इसको भी डाल तो दिया गया, लेकिन भाई इसको लागू कराने के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, ठीक है। ड्यूटीज अगर कोई नहीं फॉलो करता तो आप उसको
सजा वगैरह नहीं करवा सकते, पर्वतनीय नहीं, हाँ, लेकिन इसको रिलेटेड कानून बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मतलब क्या से झंडा का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, तो राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान नहीं कोई करेगा तो उसको सजा का प्रावधान नहीं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान से संबंधित झंडा कोड है, ठीक है, उसके लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी, संसद के द्वारा उसको अधिनियम लाया गया है, एक्ट पारित किया गया है, ठीक है, उसके कानून बना दिया गया, तो भाई आप कानून को दायरे में आ गए, ठीक है। ध्यान रखना, अब राष्ट्रगीत के सम्मान करना ठीक है आपका कर्तव्य है, लेकिन सिनेमा वगैरह में राष्ट्रगीत बजने पे कोई खड़ा नहीं होता था तो आप उसको सजा नहीं दिलवा सकते हो, लेकिन उसी को रिलेटेड अगर कोई कानून बना दिया जाएगा तो भाई राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा, इसके लिए संसद को अधिनियम लेकर आ जाएगी तो भाई सबको करना पड़ेगा। लेकिन भाई राष्ट्रगान के सम्मान करने का मतलब आपको खड़ा होना, मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग आदमी है, या फिर पैर उनका नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति कैसे खड़ा हो सकता है? तो इस सब को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके लिए संसद कानून के द्वारा उसको लोगों पे लागू करवा सकती है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज चेक एंड बैलेंस करने के लिए तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट लोगों पे लागू नहीं होता। चलिए बताना है ये आपको। 17 नंबर क्वेश्चन तो आई थिंक हो गया था, 18 भी हमने किया था, तो 18 में बोल रहा था कौन सबसे पहले आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले की बात करेंगे, तो सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न आते हैं, फिर समाजवादी आता है ना, फिर पंथनिरपेक्ष आता है, और फिर प्रजातांत्रिक आता है, ठीक है, क्या ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, तो सबसे पहले सी में क्या आएगा, तो सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न सोवेरेन, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा समाजवादी, उसके बाद क्या आएगा पंथनिरपेक्ष आएगा, उसके बाद क्या आएगा प्रजातांत्रिक आएगा, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है, मतलब कौन सा शब्द जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो उदारवादी है क्या? उदारवादी है? नहीं है। सेकुलर है, सार्वभौमिक है, सोवरेन और डेमोक्रेटिक भी है, लेकिन मॉडरेट या फिर उदारवादी शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर बताइए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब भारत में राज्य का कोई अपना राज्य का धर्म कोई नहीं है, धर्म देयर इज नहीं नो है। रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, तो कहाँ पे आपको दिखेगा, प्रस्तावना। कहाँ का दिखेगा, ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित और भी हो सकता है भाई, अगर इसका आंसर लेकर फंडामेंटल राइट भी ले फंडामेंटल राइट्स सकता है, भी लेकिन होगा। यहाँ पे अगर प्रस्तावना फंडामेंटल राइट दोनों रहेगा तो यू शुड गो विथ बी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेकुलरिज्म भारत के केवल प्रस्तावना में ही देखने को, सेकुलरिज्म अगर आपको देखना है तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक भी आप देख सकते हो, ठीक सर है, बिल्कुल। आर्टिकल 44 भी तो होगा ना ब- डीपीएसपी में, समान नागरिक संहिता, वो भी तो एक तरह से सेक्युलरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। सेकुलरिज्म 44, हाँ सर 44 जो समान नागरिक संहिता नहीं है। यूसीसी अलग चीज हो गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है क्या 44 धार्मिक स्वतंत्रता की, सुनिए आप तो उल्टा बात बोल रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाता है 44, बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। 44 जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाता है, वो ना फंडामेंटल राइट का वो करता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, खराब करने का काम करता है, ठीक है, बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। उसको लागू करने में सबसे बड़ा चुनौती यही है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, या फिर फंडामेंटल राइट, सॉरी, प्रियम्बल में जो दिया गया है ना धर्मनिरपेक्ष राज्य का, उसके ऊपर वो ना चोट करता है, ठीक है। अगर उसके जब भी आप आर्टिकल 44 के बारे में लिखोगे ना, तो ये लिखोगे सो वो फंडामेंटल राइट को कम करता है, बढ़ावा नहीं देता है, ठीक नहीं, आपने उल्टा बोल दिया, ठीक है, वो कम करने का काम करता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप वहां पे क्या कर रहे हो, सबको बोल रहे हो भाई साहब से आप अपना अपना वो क्या बोलते हैं, मुस्लिम का कौन सा पर्सनल लॉ को नहीं मानोगे, ठीक है, ईसाई अपना पर्सनल लॉ को नहीं मानेगा, ठीक है, आपको विवाह जो करना इस तरीके से करना, तो भाई आपको कल्चरल राइट और उसका फंडामेंटल राइट जो है, उसका रिलीजियस राइट है, दोनों पे आप क्या कर रहे हो, रोक लगाने की काम कर रहे हो, ठीक है, सबको एक जैसा बना रहे हो, तो ये सबका एक जैसा तो सांस्कृतिक अधिकार और वो क्या बोलते हैं, ये आपका धार्मिक अधिकार तो नहीं हो सकता, सबका अलग अलग है, सबका अपना थॉट्स है, तो आप उसको रोक लगाने की काम करो तो वो उल्टा हो जाता है। भारत के संविधान की उद्देश्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देश्य संकल्प की बात करें, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जिसको कहते हैं, वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच अल्टीमेटली बिकम द प्रेम्बल, बिल्कुल ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया और अंततः मतलब आप देखेंगे तो इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जो कि आगे चलकर उद्देश्य का बन गया।
उडेस्का का विचार संयुक्त अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल ये भी ठीक है। उडेस्का का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, लेकिन लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है? जो आपका प्रियम्बल का जो लैंग्वेज वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोनों के स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। और भी बहुत कुछ है। समाजवादी में पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ये भी ठीक है। उदेस्का भारत के नागरिकों का मूल अधिकारों को समाहित करते हैं। द प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान में रखना 1, 2, 3 सही है, चौथा वाला गलत है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा प्रियम्बल के ऊपर बात करते हैं। तो कब प्रस्तुत किया गया उदेस्का के तौर पर, इसको कब प्रस्तुत किया गया नेहरू जी के द्वारा, तो क्या बताएंगे? 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। कहां से इसके विचार को लिया गया है तो क्या बताएंगे? विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका तो अमेरिका अमेरिकी संविधान से इसका विचार लिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसकी भाषा को कहां से लिया गया है तो क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा को लिया गया है, ठीक है। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेंगे तो 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द कौन है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है। बिल्कुल ये शब्द जोड़े गए थे 1976 में जोड़े गए थे, लेकिन शब्द प्रभावी कब से हुए हैं? तो 1 साल के बाद से प्रभावी हुआ है, ठीक है, 77 से, ठीक है, 1977 से शब्द प्रभावी हुआ। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ दे, आप लोग खुशी खुशी 1976 मार्क कराएंगे और खुशी खुशी आपका 1.33 मार्क्स आपका चला जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है, इसको शामिल कब किया गया, या फिर पूछ रहा है इफेक्टिव कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, ठीक है। तो प्रभावी कब होता है? तो 1977 से प्रभावी होता है, ठीक है। उदेस्का में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता की बात की, ये दो है, स्वतंत्रता और समानता, ठीक है। लिबर्टी ऑफ फर्टिनिटी की बात करेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरित है, ठीक है। बाकी न्याय के तत्व के सामाजिक आर्थिक राजनीति की बात करें रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, या फिर रशियन क्रांति, रूसी क्रांति 1917 से प्रेरित है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें 1789 में हुआ था, और रशियन की बात करें 1917 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्याय के जो तत्व रशिया से लिया गया, स्वतंत्रता समानता की बात करेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसको लिया गया है, ठीक है। उदेस्का का प्रारंभ की बात करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रारंभ होता है, फिर प्रस्तावना जो शुरुआत होता है किससे होता है? हम भारत के लोग से होता है, जिसका मतलब है भारतीय नागरिकों में संप्रभुता बसती है, ठीक है। वे राजनीतिक शक्ति के क्या है? स्रोत है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति से प्रेरित है? जस्ट अभी मैंने बोला, ठीक है, बताएंगे कौन से क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से, ठीक है, ध्यान में रखना है। चीनी क्रांति कब हुआ था? चीनी क्रांति, इस तीनों क्रांति का नाम बताइए कौन? ये कब हुआ था? ऑप्शनल पर रखना है ना, ऑप्शनल। इसमें कितने लोग ऐसे जो कि सोच रहे हैं ऑप्शनल अलग रखेंगे, हिस्ट्री नहीं रखेंगे? ऐसे लोगों की संख्या कितनी पाई गई है? ठीक है, ऑप्शनल हिस्ट्री रखना है, ठीक है, ऑप्शनल हिस्ट्री ही रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ही मैं पढ़ा पाऊंगा, ओनली हिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑप्शनल के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको जो भारत का जो है वही सब पूछा जाता है, केवल उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को ऐड करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शनल आपको हिस्ट्री रखना है, डिफरेंट नहीं रखना है, ठीक है। उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, चाइनीज रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, पूर्ण जागरण, अरब स्प्रिंग, ये सब उसमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ा दूंगा, ठीक है। चीनी क्रांति 1911 का संन्यास सेन हो जाएंगे इसके लीडर। यहाँ पे लुइस 16 के खिलाफ हुआ था, सॉरी जार निकोलस सेकेंड, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति की बात करें लुइस 16, यह है 1789, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता समांतर बंधुत्व जो है ध्यान में फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या है? प्रेरित है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करने से कौन सा कथन सही है बताइए? 1 मिनट। तो बताना है उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता का उल्लेख है, सही है क्या? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल, तो सही है ये, ठीक है। द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल सिंस द बिगिनिंग, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के उद्देश्य में प्रारंभ से नहीं था, गलत है नहीं है? तो क्या सही हो जाएगा? तो केवल ऑप्शन नंबर, राष्ट्र की एकता और अखंडता उद्देश्य में आरंभ से नहीं था। द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी द नेशन, अखंडता तो बाद में न जोड़ा गया यूनिटी था सर, 42वां इंटीग्रिटी नहीं संविधान था। संशोधन द्वारा ना। अच्छा 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 अच्छा, ये था, ये नहीं था, एकता सॉरी था, सॉरी सॉरी, हाँ अखंडता नहीं था। ठीक है, एकता था, ठीक है, ध्यान में रखना, बिल्कुल वो बाद में जोड़े गए, ठीक है।
अब बात करें संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, तो थे क्या ये समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष? नहीं थे। नहीं थे ना। नहीं। उक्त शब्द 1977 में संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो ये भी गलत है। संशोधन के द्वारा कब जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए। 1975 में। उक्त शब्द 1950, ठीक है, उक्त शब्द 1985 में संशोधन के द्वारा, ये भी गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, आप उसके हिसाब से देखेंगे तो यही सही लगेगा। ठीक है, हाँ, मतलब वो इफेक्टिव हो गया था, मेरा कहने का मतलब है, लेकिन संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मतलब चारों के चारों ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, लेकिन वहां पे इनमें से कोई का ऑप्शन नहीं होता है, तो देखा जाए बेटर सबसे जो क्लोज ऑप्शन जो होता है ना, उसको टिक करके आना होता है। ठीक है, चलिए बताना है भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए, बताइए कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता। तो बिल्कुल ध्यान में रखें, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और ध्यान में रखना है अखंडता। ठीक, कितने नंबर? ए नंबर शायद क्या था, ए में ऑप्शन क्या था? ठीक है, 1 और 2 की जांच करेंगे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष सत्यनिष्ठा और बंधुता तो नहीं ही जोड़े गए थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बताना है प्रश्न, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। कितना बार रिपीट करेगा वह? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इंटेग्रिटी तो नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1976 में ऐड किया गया था। बताना है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को किसने प्रस्तुत किया? हमने किया, आपने किया, या फिर हमारे नेहरू जी चचा जी ने किया? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का सही संवैधानिक स्थिति क्या था? 1950 की बात हो रही है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था, या फिर बात करेंगे तो ध्यान रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। तो पंथ निरपेक्ष तो होगा ही नहीं। ठीक है, समाजवादी भी नहीं होगा क्योंकि 1976 में शामिल किया गया था। तब हम लोग देखेंगे तो हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य थे। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से साथ लीजिएगा क्योंकि 1976 में पंथ निरपेक्ष को शामिल किया गया, समाजवादी को भी बाद में शामिल किया गया था। ठीक है, बताना है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द में सम्मिलित नहीं था। मतलब 1949 में क्या नहीं सम्मिलित था? समाजवादी या पंथ निरपेक्ष था क्या? नहीं था ना। था क्या? नहीं था। ठीक है, तो इंटेग्रिटी भी था, नहीं था। तो 1 2 3 की बात करेंगे, नहीं था। रिपब्लिक था, बाकी ये सब बाद में शामिल किया गया था। ठीक है, द वर्ड इन्वॉल्व इन द बेसिक प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर, मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्णित क्या है? तो क्या था? मूल संविधान की प्रस्तावना की बात हो रही है। ठीक है, मूल 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 समझ रहे हैं ना, मतलब जिस समय संविधान को ग्रहण किया गया वो। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। यहाँ पे समाजवाद गलत है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष गलत है। ठीक है, यहाँ पर भी ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये सब 1976 में आया था। ठीक है, उस समय क्या था? सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य थे केवल हम। ठीक है, बताना भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता था? भारत के संविधान, ठीक है, लॉ मेकर जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर जो थे वो कैसा संविधान बनाना चाहते थे, उनके नियत में क्या थी, वो कहाँ पे दिख जाएगी? ठीक है, तो संविधान के प्रस्तावना में आपको दिख जाएगी, उद्देशिका में दिख जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो आपको संविधान की उद्देशिका में ही आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। 13 दिसंबर का वो दिन था जब उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का आदर्श, भारतीय संविधान का उद्देश्य, सरकार का कैसा स्वरूप है, ठीक है, संविधान का स्रोत है, ये कहाँ पे आपको दिखेगा? तिथि कहाँ पे दिखेगा? ठीक है, ये सब आपको प्रस्तावना में दिख जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता जो थे संविधान कैसा बनाना चाहते थे, ठीक है, कहाँ पे दिखेगा? ठीक है, तो प्रस्तावना में दिखेगा। ठीक है, मतलब बुक के जो शुरू में जो प्रीफेस जो होते हैं उससे पता चल जाता है बुक के अंदर क्या क्या चीज है। ठीक है, पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। किताब खरीदने जाइएगा तो सीधे किताब के फर्स्ट पेज को पलटो, ऊपर के कवर को, वहीं पे दिख जाता है क्या क्या चीजें है इसमें। ठीक है, क्या क्या चीजों को कवर किया गया, जस्ट लाइक प्रस्तावना में उसी तरह है। ठीक है, एक बेरूबारी मामला आया था 1960 में आया था। ठीक है, इसमें बोला गया था प्रस्तावना जो है ना संविधान का अंग नहीं है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या बोला गया था?
बेरुवारी संघ मामले में 1960 में क्या बोला गया था, संविधान का जो प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं माना गया था, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन केशवानंद भारती मामला जो आया था ये 1973 का मामला था, इसमें बोला गया भाई साहब प्रस्तावना जो है ना संविधान का अंग माना भी था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, बोला था संविधान का अंग भी है। और संविधान जब जहां पे ना क्या होता है ना, संविधान जहां पे मौन हो जाता है वहां पे उसको मार्गदर्शक का भी काम करता है, ठीक है, बिल्कुल। फिर एक मामला है बोमई, ठीक है, ये बोमई साहब जो थे कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, एस आर बोमई इनका नाम था। 1994 में एस आर बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आया। एक मामला है 1995 में एलआईसी वाद विवाद में उडेस्का को संविधान का भाग माना गया, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उडेस्का संविधान का भाग है लेकिन ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, आप इसको न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं करवा सकते, ठीक है, मतलब अर्थात अन्य भागों से स्वतंत्र इसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे किसी भी अधिकारी को या फिर किसी को भी पावर देता भी नहीं है, उसके पावर को कम भी नहीं करता, ठीक है, ना तो उसके पावर का स्रोत है और ना तो उसके पावर को उसके शक्ति को कम करने का भी स्रोत है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो देता है नहीं तो लेता है, बस ये है वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप देखेंगे हमारे संविधान के उद्देश्य का निरूपण की बात करेंगे तो नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों के प्राप्ति प्रस्तावना से करता है। अनुच्छेद 25-26 की बात के धर्मनिरपेक्षता को प्रदर्शित करता है, वो भी प्रस्तावना में है। न्याय के उपबंध की बात करेंगे तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को मिलते हैं, वो भी आपको प्रस्तावना में दिख जाएंगे। आर्थिक न्याय के विषय में उद्देश्य में नीति निर्देशक तत्वों का विशेष महत्व जो है वो भी आपको प्रस्तावना से क्या है, प्रभावित है, ठीक है। अब इसी पे सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देश्य स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल। द प्रियम्बल बाय इटसेल्फ नॉट इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा प्रियम्बल के चीजों को इन्फोर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। उद्देश्य उन उद्देश्यों को बताते जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है, बिल्कुल ठीक है। उद्देश्य उस स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है, ध्यान रखना। सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। द प्रियम्बल इंडिकेट द सोर्स विच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी, ठीक है, तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे आपका सही है, इसको आपको ध्यान रखना। इतना डिटेल्स में बता दे रहा हूं, इससे ज्यादा प्रियम्बल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक क्वेश्चन आपके प्रियम्बल से होते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्य की बात करेंगे तो संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, बिल्कुल संविधान का भाग तो है लेकिन इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान का भाग नहीं है और कोई इसका विधिक पर, यह भी गलत है। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है, विधिक प्रभाव तो नहीं रखता है, ठीक है, ध्यान रखें। अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो ये तो ठीक है भाई। ये क्या है, संविधान का भाग है किंतु उसका विधिक प्रभाव नहीं है, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, इसको गलत ले लिया है, इसको सही लिया है, ठीक है। अन्य संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका विधिक, अच्छा ठीक है, संविधान का भाग है लेकिन कोई उसका विधिक प्रभाव नहीं है, अगर रहेगा तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेटर ऑप्शन की बात करेंगे तो डी है, ठीक है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र है, समझ रहे हैं ना, संविधान का भाग भी है लेकिन उसके अन्य भागों से स्वतंत्र है, क्योंकि संविधान का क्या विधिक प्रभाव है, यह भी संविधान का भाग है लेकिन उसके अन्य भागों से अलग है, लेकिन इसका विधिक प्रभाव नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के निर्माण के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव है जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है बिल्कुल। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ठीक है, और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल, होता है क्या? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं आप लोग? नहीं है, ठीक है। किस टाइप के गवर्नमेंट की बात करेंगे? द हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टेड होते हैं, वहां पे किस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है क्या? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, जहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है। खुद बोल रही है, खुद सुन रही है, ठीक है। प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोलते अधिष्ठात्मक सरकार बोलते हैं, ठीक। अमेरिका हाँ, तो अभी भी आवाज सही से नहीं है, ठीक है। हाँ, अमेरिका हो गया, मालदीव हो गया, जहाँ पे राष्ट्रपतीय सरकार कहते हैं वहां पे व्यवस्था होती है। भारत में नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, बाकी चौथा जो है सो गलत है, ठीक है। संवैधानिक व्याख्या उद्देश्य का उपयोगी है, ठीक है। द प्रियम्बल इज यूजफुल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बिकॉज, ठीक है, क्या है, यह मूल भारी शब्दों का प्रयोग करती है, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को समाहित करती है, शक्ति और परिसीमन का, इट इज द सोर्स ऑफ पावर एंड लिमिटेशन की बात नहीं है, ठीक है।
न तो ये पावर का है, न तो लिमिटेशन का, दोनों में से किसी का भी सोर्स ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बी लिया है, क्योंकि ध्यान में रखना है क्या है, तो ये संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को क्या करता है, सम्मिलित करता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। बाकी ना तो ये पावर का स्रोत है, ना तो किसी को लिमिट करने का कारण भी बनता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, किसमें तय हुआ था, बताएंगे जरा। तो केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल में तय हुआ था है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बार में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है, अगेन द सेम क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसमें केशवानंद वाला ऑप्शन नहीं है। तो आर.एस. मोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें किस बात के फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने शपथ में घोषित किया उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा था, बेरुवारी संघ मामला। कब का मामला था, तो 1960 का मामला था। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, कितना क्वेश्चन है भाई, कुछ ज्यादा ही दे दिया गया, थोड़ा सा बचा हुआ बात करेंगे, बताना है। ठीक है, भारत के संविधान के उद्देशिका में एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया था। आर्थिक न्याय की बात करें, कहां पे दिख जाएगा आपको, तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय दिखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक एग्जाम्पल बताइए जो कि आर्थिक न्याय का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि आप लोग से भी संबंधित है, फीमेल्स की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे आर्थिक न्याय की बात की गई है। के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, समान कार्य करेंगे, समान वेतन, बिल्कुल। ठीक है, तो आर्थिक न्याय का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, वो आपको कहां पे, तो फंडामेंटल सॉरी डीपीएसपी में भी आपको दिखेगा, इकोनॉमिक जस्टिस आपको प्रेम्बल में भी आपको दिखता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया, तो फिर आप बता ही दोगे कहाँ पे, तो कहाँ पे, तो ये प्रस्तावना में भी है और आपको डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आपको दिखता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों में उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। ठीक है, तो मूल अधिकारों के अध्याय में, या फिर कहां पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में, या फिर मूल अधिकार में, राज्य के नीति सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्य, तीनों में आपको दिखता है। ठीक है, तीनों हिस्सा को संविधान का कौन सा हिस्सा बोलते हैं, संविधान का कौन सा अंग है, ये क्या है, ये संविधान का तीनों की बात करेंगे, डीपीएसपी की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, क्या है ये संविधान का, आत्मा। तो संविधान का दर्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दर्शन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बताना है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ठीक है, तो आत्मा की बात करेंगे तो क्या है आत्मा। ठीक है, तो आत्मा की बात करें, उद्देश्य का, प्रेम्बल को आत्मा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आप किसने कहा था उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा, कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने कहा था, संविधान की प्रस्तावना में दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है, तो आगे जो हम लोगों ने सपना जो देख रखा है उसका जो है इसी में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, मुंशी साहब ने बोला था, भाई साहब ये जन्म कुंडली है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की क्या है, जन्म कुंडली, ऐसा पूछे जाता है। ठीक है, अब प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं उसका उल्लेख है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसका उद्देश्य, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी, तो आपको प्रस्तावना से मिलेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। ठीक है, जो होरोस्कोप किसने कहा था, ध्यान में रखेंगे, किसने, तो मुंशी साहब ने। किसने कहा था, तो मुंशी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, पूरा नाम क्या है इनका, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ठीक है, तो इसी के साथ प्रस्तावना का टॉपिक समाप्त होता है। मैं गारंटी कहता हूं जितना अच्छे से इसमें दिया हुआ है एक भी क्वेश्चन आपका प्रस्तावना से एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, और घटना चक्र में इतने अच्छा से